जो एमओयू साइन हुआ है 60 डेज के लिए, उनमें मोटा-मोटी 2-3 शर्तों का ज़िक्र कर रहा हूँ। पहली शर्त ये है कि ऑल फ्रंट्स पर दोनों ही पार्टी सीज़ फायर करेंगी, लेकिन इज़राइल लेबनान में मार रहा है कि इज़राइली हैं 90 लाख और क्या वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब हर आदमी मार दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इंसिडेंट हुए हैं, जहाँ पे हमेशा अमेरिका कभी भी किसी लड़ाई को कंक्लूड नहीं कर पाया। और अगर हम ये माने कि इसमें ईरान की जीत हुई है, तो शायद हमें मानना चाहिए कि हाँ, एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर आपने बिल्कुल प्रॉपर तोड़-फोड़ मचा दी, जो आपके सामने कहीं नहीं टिकती है। लेकिन वो कंट्री आपको एक 14 सूत्री कार्यक्रम बनवाती है। आप हमेशा बेशक अपने आप को कितना बड़ा सुपर पावर समझ लीजिए, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होती है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वर्सा में जो ये जहाँ पे हुआ है, उसी पैलेस के अंदर हुआ है जहाँ पे जर्मनी ने किया था साइन। ताइवान के जो साउथ चाइना सी है, उसके चारों तरफ चाइना ने अपनी एक्सरसाइज़ जो हैं, उनको और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है। मिलिटरीली वे और भी ज़्यादा वहाँ पर इंटेंस हो गए हैं। हाँ, एक एमओयू चीज़ तो क्या है? देखो, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ है? आप न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे, आपके यहाँ रिजीम चेंज होगा, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, हमारे लोग वहाँ देखेंगे, ईरानियन पीपल्स आर ग्रेट, हम जीत गए। और फिर कहानी कहाँ खत्म हो रही है? एमओयू पर, जहाँ $300 बिलियन देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और लिए। देखिए, इज़राइल का अहम रोल इसमें सिर्फ ये है, अगर इज़राइल चाहेगा तो ये 60 दिन तक चलेगा, अगर इज़राइल नहीं चाहेगा तो ये 60 घंटे भी नहीं चलेगा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत प्रकाश जी। आपके चैनल पे आकर ना मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्चुअल में ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे भी समझ में आती है कि अच्छा ऐसा कुछ है। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है हमेशा ये। बड़ा मज़ा आता है इस पे। विकास सर, जो हम लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, फिर वहीं से कुछ थॉट्स आता है तो वो पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। विकास सर, एक चीज हमको बताइएगा कि ये जो ईरान इजराइल वॉर में जो आप सिनारियो देख रहे हैं, 14 जो शर्तें हैं, जो एमओयू साइन हुआ है 60 डेज के लिए, उनमें मोटा-मोटी 2-3 शर्तों का जिक्र कर रहा हूँ। पहली शर्त ये है कि ऑल फ्रंट्स पर दोनों ही पार्टी सीज फायर करेंगी, लेकिन इजराइल लेबनान में मार रहा है। वो इंक्लूड है, लेबनान भी मार रहा है। एक और शर्त है जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश $300 बिलियन का एक फंड बनाएंगे। वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टाइप का मामला होगा, जो ईरान में जो कुछ बर्बादी हुई है उसके लिए। चौथी बात यह है कि आप गए थे रिजीम चेंज के लिए, माफ करिए, तीसरी बात, रिजीम चेंज के लिए गए थे, आप वहां सब कुछ बर्बाद करने के लिए गए थे, आप उनसे उनकी परमाणु ताकत छीनने गए थे, न्यूक्लियर डस्ट लेने गए थे। उस न्यूक्लियर डस्ट की कहानी ये है कि आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के अंतर्गत वो कह रहे हैं कि जी निगरानी में चले जाएंगे, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, यूरेनियम का इस्तेमाल हम एनर्जी के लिए करते रहेंगे। तो ये तो पहले भी था, ये तो पहले से ही हो रहा था। इस मिलिट्री ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, क्या वो पूरा हो गया? आप इस पूरे खेल को, जो कुछ आया है पिछले कुछ दिनों में, अब तो जेडी वेंस ने ये भी कह दिया कि इजरायली हैं 90 लाख और क्या वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब हर आदमी मार दिया जाएगा? ट्रंप ने ये भी कह दिया कि सऊदी अरब के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, कतर के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरानियंस के पास बैलिस्टिक मिसाइल होगा तो कोई बात नहीं है, न्यूक्लियर वाला तो नहीं है ना, हम उनको न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे। ये सिनारियो को आप कैसे देख रहे हो? क्या आप इजराइल और अमेरिका की राहें अलग देख रहे हो, या फिर ये थोड़े समय का ड्रामा है कि चलो अभी दुनिया को ये दिखा देते हैं, फिर बाद में मतलब फिर से नए तरीके से जो कर रहे हैं उसको थोड़ा आंक लें कि क्या कहीं गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। ओवर टू यू विकास सर। प्रकाश जी, हमेशा ना किसी भी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही होती है, उस प्रेजेंट सिचुएशन को समझने से पहले हमें उसके भूतकाल में क्या चल रहा था और क्या-क्या हुआ था, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमेशा आपने देखा होगा कि अमेरिका
हमेशा स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करता था अपने हर टारगेट के ऊपर, हमेशा। लेकिन इस बार आपने उनकी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग है ना, वो बहुत कम देखी। उसका रीजन था इजराइल की अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ठीक था। देन उनके जो ड्रोन्स थे वो। अब आते हैं सबसे पहले वियतनाम वॉर के ऊपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वियतनाम वॉर में क्या हुआ? अमेरिका को अब्रप्टली छोड़ के आना पड़ा। उसके बाद मैं मोटी मोटी चीजें बताऊंगा सिर्फ आपको। देन इराक में अब्रप्टली छोड़ के आया। जी जी। अफगानिस्तान 20 साल तक इन्होंने चला के रखा ऑपरेशन, अब्रप्टली छोड़ा 2021 में और वापस आ गया। और ऐसा नहीं है ये एक इंसिडेंट है इनका, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे हमेशा अमेरिका कभी भी किसी लड़ाई को कंक्लूड नहीं कर पाया। आज तक कहीं भी उन्होंने जहां भी ऑपरेशन शुरू किए, कॉम्बैट ऑपरेशंस, कभी उनको प्रॉपर कंक्लूड नहीं किया, उनको अब्रप्टली क्लोज किया उन्होंने, बस जैसे तैसे आनन फानन में। अब यहां पे भी वही हो रहा है। हाँ, ईरान के साथ भी इन्होंने वही किया है। इनको समझ में आया है कि ईरान इनके साथ कर क्या रहा है। ईरान इनके साथ सिर्फ टाइम पास करवा रहा था कि आ जाओ भाई, तुम मेरे ऊपर अटैक करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैं खर्चा तुम्हें करो, छोड़ मेरे दूंगा, ऊपर खर्चा करो। बिल्कुल, तुम आओ और मेरे ऊपर जो करना करते रहो। अब यहां पे आती है बातें कि अमेरिका ने $300 मिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो मिलके देशों के साथ उसके लिए स्पेशल रखा हुआ है। देखिए, अगर हम ये माने कि जो ये इन्होंने एमओयू किया है इसमें अमेरिका की जीत हुई है, तो ये गलत होगा। और अगर हम ये माने कि इसमें ईरान की जीत हुई है, तो शायद हमें मानना चाहिए कि हाँ, एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर आपने बिल्कुल प्रॉपर तोड़फोड़ मचा दी, जो आपके सामने कहीं नहीं टिकती है, लेकिन वो कंट्री आपको एक 14 सूत्री कार्यक्रम बनवाती है, एमओयू बनता है, और उस एमओयू की जो मेजर चीजें हैं वो आप जो थोड़ी कमजोर कंट्री थी उसकी तरफ झुकी हुई है। तो यहां से समझ में आता है कि अमेरिका में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं उसको कुछ नुकसान तो हो रहा था। तो वो नुकसान क्या थे उनके? उनका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक है कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा था, और उनको ये समझ में आ रहा था। देखिए, अगर कोई ये बोले ना कि अमेरिका की इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ रहा था, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ रहा था। जब उन्होंने वेनेजुएला का ऑयल अपने पास सिक्योर कर लिया, उसके बाद उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू किया था। ये हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ऑयल की कीमतें बिल्कुल आसमान छूने लगी, तो बाकी कंट्रीज भी तो हैं जो उनके ऊपर दबाव बना रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका अकेला है और इजराइल अकेला है। इस दुनिया में 200 कंट्रियां और भी हैं जिनके ऊपर उन प्राइसेस का असर पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन के चेन के अंदर आप फंसे हुए होते हैं ना, तो आप हमेशा बेशक अपने आप को कितना बड़ा सुपर पावर समझ लीजिए, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होती है। और जब इस तरह की चीजें इंटरडिपेंडेंसी में आती हैं, तो आपको नुकसान कहीं ना कहीं होगा ही होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जब ईरान ने पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हरमुज क्लोज कर दिया। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, स्टेट ऑफ हरमुज को तुरंत खोला जाएगा। अरे भाई, पहले तो खुला हुआ ही था वो, जब तुमने अटैक शुरू किया उसके बाद ही तो बंद हुआ है। तुम्हारे समझौते के अंदर ये है, तो यहां समझ में आता है कि वो बैकफुट में कितना था। ये बैकफुट है उनके एक्चुअल में। $300 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देन का स्टेट ऑफ हरमुज को ओपन करके रखना। बाद में जब उन्होंने बोला कि हमें जितने भी परमाणु वेपन्स बनाने के लिए आपने जितना भी यूरेनियम संवर्धित किया है, वो संवर्धित यूरेनियम हमें चाहिए, लेकिन उसने बोल दिया नहीं दूंगा, आके चेक कर लो, मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन दूंगा नहीं। लड़ाई लड़नी है लड़ो, नहीं लड़नी मत लड़ो, उसने बड़ा क्लियर बोला है, वरना तो ये चीजें होती नहीं। और दूसरा, मैंने अभी ट्वीट किया था अपने हैंडल के ऊपर ना, आपने कल किया था मैंने ट्वीट, वियना जहां पे ये हुआ है साइन, वर्साई वर्साई में जो ये साइन हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो संधि थी ना, ट्रिटी, पीस ट्रिटी, वो भी वर्साई में साइन हुई थी। ठीक है, वो एक कर्ज प्लेस है। देखिए, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, बट इट्स अ फूड फॉर थॉट, इट्स अ काइंड ऑफ कर्ज प्लेस। वहां पे जितनी भी संधियां होती हैं वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, ये चीज आप मान के चलिएगा। ये आज भी ये आज हम लोग जब सुबह इंटरव्यू कर रहे थे दीपक बोरा जी का, जी
तो बोरा जी भी ये कह रहे थे कि ये को देखो कि वो सिग्नेचर कहाँ हुआ है, हाँ, कहाँ बिल्कुल। हुआ है, जनेवा में हुआ है, नहीं हुआ है जनेवा में, हुआ है जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्षा के में वक्त हुआ है। उस समय हुआ था। दूसरा, आपको एक चीज और बताता हूँ, वर्षा में हाँ, जो ये जहाँ पे हुआ है, उसी पैलेस के अंदर हुआ है जहां पे जर्मनी ने किया था साइन। जब आप ऐसी चीजें आते हो, हाँ, ऐसे उसी कर्व उसी स्पेस के उसी ऊपर हॉल में, पहुंचते हो, उसी हॉल में। बिल्कुल हर चीज वही है। मैंने मैंने कल अपने ट्वीट पे लिखा था, स्पेशली स्पेसिफिकली लिखा था कि ये पीस नहीं है, ये सिर्फ सौदा है कुछ दिनों का। और ये सौदा कितने दिन चलेगा? 60 दिन चलेगा, 60 महीने चलेगा, या 60 घंटे चलेगा? इसकी जिम्मेदारी आती है इसराइल के ऊपर। अमेरिका तो चाहता है कि हो जाए। देखिए, इस चीज में ना बहुत सारी चीजों की टांगे फंसी हुई हैं। अभी जब से आप देखो, अमेरिका कब से इन चीजों को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है? जब से वो चाइना होके आया है डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले नहीं चल रहा था। वहां उसे समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो भाई अभी ताइवान के ऊपर होने वाला है। और एशिया पैसिफिक में अगर ये चीजें नहीं होती है, देखिए उसने आईना बहुत तगड़ा दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप को। वहां से समझ में आता है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को कितनी इज्जत दी गई थी। देखिए, वही बोल रहा हूं ना, सारे ग्लोबलाइजेशन के टाइम में सारी चीजों के ताने बाने आपस में बुने हुए होते हैं। आपको हर धागे को एक तरफ से दूसरी तरफ से निकालना पड़ता है, तब उन अनसुलझे रहस्यों से निकलना पड़ता है आपको। या वही चल रहा है कि यहां तो देखिए, वहां पे रशिया यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है आज भी। रशिया ज्यादा कुछ नहीं कर पाया जब ईरान के साथ कुछ हुआ। अगर ईरान और अमेरिका का जो ये कार्यक्रम है ना, और 2-4 महीने चल जाता ना, तो हो सकता है उसी बीच में ताइवान के ऊपर भी कुछ हो जाता। अभी देखो, आपने देखा भी होगा न्यूज, मतलब लगातार समझ में सुनने में आ रही है, चीजें पढ़ने में आ रही हैं कि ताइवान के जो साउथ चाइना सी है, उसके चारों तरफ चाइना ने अपनी एक्साइज जो है उनको और भी ज्यादा तेज कर दिया है। मिलिट्रली वे और भी ज्यादा वहां पर इंटेंस हो गए हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि उनका जो प्लान है ना, जो हम पिछली बार एक बार डिस्कस भी कर रहे थे, जो उनका प्लान है, पिछले वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया था, पिछले से पिछले वीडियो में, कि उनका बिल्कुल जैसे घोड़े की वो लगी होती है ना सामने, वो सामने देखता है। उसने देखा है कि भाई मेरा एम अभी ताइवान है, मुझे ताइवान के ऊपर फोकस करके रखना है। ईरान फिर आता है। ईरान को जो ये 300 मिलियन डॉलर का ये फंड दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं, भैया तुमने मेरे यहाँ पे सब कुछ तोड़ा फोड़ा है, तुमने बम डाले हैं, मैं अटैक करने नहीं गया था। अब तुम या तो सीधे मुंह दे दो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम से दे दो, या फिर ऐसे दे दो या वैसे दे दो, पर मुझे पैसा चाहिए अगर तुम्हें शांति चाहिए तो, वरना मेरे पास तो मेरे कामकाजी ड्रोन हैं, शहीद ड्रोन आएंगे और तुम्हारे ऊपर गिरते रहेंगे। दूसरा, दबाव सिर्फ ईरान का नहीं है, दबाव जो बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, उनका भी बहुत दबाव है, क्योंकि उनके व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। अमेरिका को पता था कि अगर अभी ये ट्रीटी नहीं करेंगे, अभी शांति समझौता नहीं होगा, तो जो अभी जितनी भी कंट्रीज मिडिल ईस्ट के अंदर है ना, वो सारी की सारी अभी उसके कहने से बातें मान रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अपने स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आता है इसमें। उस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए वो इस ट्रीटी के लिए तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रीटी आज हाँ भी नहीं है, सर, एमओयू एक कर चीज रहा तो है। देखो। हाँ, एक एमओयू चीज तो क्यों है? देखो, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ है। आप न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे, आपके यहाँ रिजीम चेंज होगा, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, हमारे लोग वहां देखेंगे, ईरानियन पीपल्स आर ग्रेट, हम जीत गए। और फिर कहानी कहाँ खत्म हो रही है? एमओयू पर, जहां 300 बिलियन सब। डॉलर देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और लिए। देखिए, और देखिए, इसमें ये बोलते हैं कि इन्होंने इनका जितना भी जो पॉलिटिकल रिजीम है उसको चेंज करना है। कौन सा पॉलिटिकल रिजीम इन्होंने चेंज कर दिया उनका? सारे के सारे वही बंदे हैं। खुमैनी की किसी को लाश मिली है क्या? चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए वो चला गया। उसके अलावा क्या कर पाए वो? ऐसे तो वो हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई ईरानी जनरल को मार ही रहे थे। उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया इन लोगों ने? देखिए, इस शांति समझौते में इजराइल का भी स्टेक है। वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी। इजराइल का स्टेक ये है, उसने बोल दिया भैया ट्रीटी नहीं करोगे, हम तुम्हारी इसमें साथ देंगे लेकिन ट्रीटी नहीं करोगे। एमओयू हुआ है 60 दिन का, ट्रीटी नहीं हुई है। वो एमओयू ही वो चीज है। और देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि जेडी वेंस ने इजराइल को धमका दिया और इजराइल चुप हो गया, देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी चित होती है कभी पट होती है। अच्छा, इसमें एक और बहुत तगड़ी चीज है, ट्रंप ने ये जी, बोला कल, बोला कि अगर ये सफल हो गया सीज फायर, तो मैंने किया है।
अगर ये फेल हो गया तो जेडी वेंस ने किया है, और जेडी वेंस ने इंटरव्यू में ये कहा, क्योंकि ये $300 बिलियन बहुत चल रहा है यूएस में भी, कि ये कैसा युद्ध लड़ रहे हो भाई, कि पहले तोड़ा फिर कह रहे हो कि हम ही बनाएंगे भी। तो रिपब्लिकन ये कह रहे हैं कि जेडी वेंस कह रहा है कि हम 1 सेंट नहीं देने वाले हैं ईरान को। तो ये सेंट देगा कौन? अमेरिका के सहयोगी देश इन मिडिल ईस्ट, मतलब कतर देगा, सऊदी देगा, यूएई देगा, जिनके अपने ऑयल रिफाइनरीज तोड़े हैं ईरानियंस ने। हाँ सर। होगा क्या कि अमेरिका पैसे दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या होता है ना, जब एक हमने ना मतलब पुराने जमाने की बात है, एक दादा होता है जो हर जगह जाता है और हफ्ता मांगता है, जाएगा हर जगह, बोला मेरे को मेरा हफ्ता दो, वो हफ्ता उसको देगा, बंदा शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, जो नहीं देता उसको पकड़ के पीटना शुरू करता है। अभी कार्रवाई यही चल रही थी। ईरान ने जब जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर मिसाइल्स फायर किए हैं तो उनको डर लगा और उनको दर्द हुआ। अब अमेरिका ये कर रहा है, भैया अगर तुम्हें बचना है, ईरान तुम्हारे ऊपर फायर नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, जो $300 बिलियन है ये उठाओ और चुपचाप पैसा उसको दे दे दो, दो, पैसा दे दे दो, दो, पैसा दे दो। काम खत्म। मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैं तो तुम्हें बचा रहा था। देखिए मेरा कुछ नहीं है तो मैं तो छोड़ के चला जाता हूं, तुम अपने आप लड़ते रहना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें इसराइल का एक्चुअल में बहुत अहम रोल है, जो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। इवन कोई भी अभी कहीं भी डिस्कस नहीं हो रहा है। इसराइल का अहम रोल इसमें सिर्फ ये है, अगर इसराइल चाहेगा तो ये 60 दिन तक चलेगा, अगर इसराइल नहीं चाहेगा तो ये 60 घंटे भी नहीं चलेगा। आज तो 19 तारीख की है, 19 को इनको करना था, इन्होंने एक दिन पहले कर दिया है, चलो। लेकिन एक्चुअल में इसराइल शांत नहीं बैठेगा। बेशक वो ये बोल दे कि आप 90 लाख हो, क्या सबको मार दोगे? देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अमेरिका हमेशा लोगों को यही दिखाएगा कि ईरान, हमेशा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं जब से हमने तुम्हें मारा पीटा है। लेकिन वो दिखाने के लिए वो खड़ा इजराइल के साथ है, दुनिया को दिखा रहा है, देखिए हमने इजराइल को डांट लगा दी है। लेकिन वो डांट नहीं है, उसे पता है उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। अमेरिका का काम कभी भी इजराइल के बगैर मिडिल ईस्ट में नहीं चल सकता। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां उसे ऐसी कंट्री चाहिए कि वो जब जैसे बोले वो वैसे करे। तो वहां पे सिर्फ एक ही कंट्री है, इजराइल, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उसने पाकिस्तान को अपना पिछलग्गू बनाने की हर तरह से कोशिश करी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान एक चीज में जाता है, इस्लामिक कंट्री, और वहां पहुंचता है, वहां उसको बन जाता है लीडरशिप का वो रोल चढ़ जाता है कि भाई मेरे पास पूरी मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ मैं अकेला कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो भाई मैं तो तुम्हारा लीडर हूं। वहां आके सारी चीजें गोलमोल हो जाती हैं, वहीं पे गोलमोल होती हैं। तो अभी मैं ये बोलूंगा, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, अभी तो चीज शुरू हुई है, ज्यादा दिन की कहानी नहीं है। हो सकता है दोबारा से उछलते हुए मिसाइलें इधर से उधर गिरनी शुरू हो जाएं। ये समझौता तब तक नहीं चलेगा। हाँ, ये मैं भी कह रहा था कि अगले ही कुछ कुछ दिन में या 2-4 दिन में ये शुरू हो जाएगा फिर से। ये समझौता तब तक नहीं चलेगा जब तक ईरान और इजराइल नहीं चाहेंगे। अमेरिका तो इसमें सिर्फ, जिसे बोलते हैं ना, एक जाल के अंदर घुस गया, उसे उस जाल से छटपटाते हुए निकलना था, वो निकल गया। अब वो इजराइल को ये भी बोलता है, बेशक सामने नहीं बोलेगा, इस बार लड़ाई होगी तो खुद लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उसने कई बार बोल दिया है और ये बोलेगा भी। उसका, देखिए प्रकाश जी, हमेशा होता क्या है ना, एक जो कंट्री सुपर पावर होने का दम भरती है, लेकिन हमेशा वो किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन से हमेशा अब्रप्टली बाहर निकलता है। तो यहां से समझ में आता है कि वो कभी लड़ाई को फिनिश करने की तरफ देखते ही नहीं है। वो इनिशियली जो इंटेंस टैक्टिकल मूव्स होते हैं, सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो ये दुनिया में साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंटेंस फायर था उसने हमें स्ट्रेटेजिक बढ़त दे दी है, और इसको हम जब चाहेंगे तब यूज कर पाएंगे। लेकिन इस बार उनके साथ ये भी नहीं हुआ। हमेशा दुनिया में दिखता था कि अमेरिका की फायर पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार वो फायर पावर भी नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस वक्त, दुनिया कुछ भी बोले, वो सुपर पावर अब नहीं बचे हैं। अब दुनिया बहुत सारे मल्टी, जो बोलते हैं ना, पावर्स में बढ़ चुकी है, मल्टी डोमेन हो चुकी है। अमेरिका है, सुपर पावर होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना
लास्ट की जो छटपटाहट होती है, ये वही छटपटाहट है। अगर चाइना ईरान को कुछ बोलता है और सऊदी अरब के साथ उसका पैचअप कराता है, तो वहां समझ में आता है कि चाइना भी कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहा है, वो अपने स्टेक्स पूरे लेके चलता है। अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक जगह गौर कर रहा है और वो है चाइना। लेकिन अभी इंडो पैसिफिक कमांड वाला इश्यू है, चलो उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। वहां पे भी इंडो जो उसमें से नाम निकला है ना, उसका रीजन ये नहीं है कि वो इंडिया के साथ कुछ गड़बड़ है और इंडिया के साथ रिलेशन कैसे भी होंगे, उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी कि हमारा जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो हरी झंडी मिल गई है और वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका। वो आज समझ में नहीं आएगा लोगों को, वो इंडो इसलिए हटा है उसमें से। लेकिन फिर भी इंडिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, उनको चाइना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब ब्रिक्स के अंदर इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आते हैं, जो कि इस वक्त वर्ल्ड में दोबारा धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो रहा है ब्रिक्स, उसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे देश अपनी नाराजगी दिखा रहा है। रीजन वही है कि उसकी नाराजगी ब्रिक्स है, सिर्फ इंडिया नहीं है। लेकिन हर चीज इंसान खुल के नहीं बोल पाता है, क्योंकि हर चीजों के मायने निकाले जाते हैं जियोपॉलिटिक्स में। जब सही समय होगा, ट्रंप ऑलरेडी 5-6 महीने पहले बोल चुके थे कि ऐसा होगा तो मैं ब्रिक्स के देशों के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, अगर वो हमारे डॉलर को कम करने की कोशिश करेंगे, अपनी करेंसी चलाने की कोशिश करेंगे। तो वहां से समझ में आता है कि सिर्फ कहानी एक जगह पे रुकी नहीं है। ये सारी की सारी जो मैंने बोला था उलझे हुए धागे हैं, उनको एक एक करके सुलझाएंगे तो समझ में आएगा कि अमेरिका ईरान से बाहर क्यों निकल रहा है। इसका रीजन ये है, और ये अब्रप्टली निकल रहा है। वो हमेशा क्या करता था कि जब भी एक लड़ाई में घुसता था, 1-2 साल तो मिनिमम लेता ही था, 15-15, 20-20 साल भी लगे हैं। तो वो ये चाहता है कि इस बार उसके साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जब एक कंट्री में एक देश का जो हेड होता है वो ये बोलता है कि मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, हमारे देश के सैनिक बाहर नहीं जाएंगे, और फिर उनको बाहर भेजने की शुरुआत होती है, तो वो एक समझौता और एक माफ कीजिएगा, एक बंदा प्रॉमिस करके आया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। इसलिए वो अपने लोगों में भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि अमेरिका की ईरान से अपनी कोई लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई इजराइल की लड़ाई है। इजराइल ने अमेरिका के कितने एसेट्स को बर्बाद किया है, सिर्फ वही एसेट्स बर्बाद हुए जो मिडिल ईस्ट में थे। और उसको आप बोलेंगे तो वो इनडायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट अटैक नहीं है। बिकॉज आप अटैक करोगे तो सामने वाला आप पर अटैक करेगा ही करेगा, सामने वाला आपको जवाब देगा, वो शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए वर्साए में जो ये समझौता हुआ है ना, देखिए मैं फिर बोलूंगा ये कर्स चीज है। ये कब बाहर निकलेगी, इसका शराब कब बाहर निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और कौन निकालेगा वो भी देखने की जरूरत है। अच्छा सर, जैसे ये समझना चाह रहे थे कि क्या हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि क्या यूएस ने, इज़राइल ने इसको स्ट्रेटेजाइज़ नहीं किया होगा, आँका नहीं होगा कि जहाँ हम जा रहे हैं, या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तय ही नहीं थे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये दुनिया की गजब की डॉक्ट्रिन, और शैलेंद्र सिंह ने भी कहा कि भाई लोगों को पता है युद्ध में घुसना है, लेकिन युद्ध का एस्केलेशन लैडर भी आप कंट्रोल में रखेंगे, बड़ी बात है कि लड़ाई जाएगी कहाँ तक, और वहां तक जाके हमको खुद को भी काबू करना है और वहां से लौटना है जहां आप एकदम एडवांस स्टेज में हो। तो भारत ने ये दुनिया को दिया। क्या यूएस या इजराइल ने ये नहीं सोचा होगा कि हमको क्या क्या करना है और ये करके ये रोक देना है, या करते चले गए, उधर से जवाब आता चला गया, फिर इधर से जवाब होता रहेगा, और जवाब जवाब में ये कहानी इतना एस्केलेट हो गई कि अब तो शर्तें ऐसी हैं, उसपे बस ये लिखा नहीं है कि अमेरिका हार गया, डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, या ट्रंप का ये अल्टीमेट सरेंडर है। वो तो शर्तें हैं, वो सरेंडर जैसी हैं सर। देखिए प्रकाश जी, होता क्या है जब इस तरह की कंट्री किसी भी देश पर अटैक करती है, और हम ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा, उन्हें स्ट्रेटेजाइज किया होगा इन चीजों को। देखिए, क्योंकि हम ये पूरी की मानते हैं कि पूरी सुपर दुनिया पावर है, को, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, पूरी की पूरी दुनिया को इन लोगों ने हमेशा, पूरी की पूरी दुनिया को इन लोगों ने बहुत सारी कमांड में बांटा हुआ है।
अब एक कमांड का काम क्या है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो वहां के ऑफिशियल्स होंगे, वहां की चीजों को वो हमेशा ही स्ट्रेटेजाइज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं उन चीजों को। लेकिन क्या जरूरी है उन्होंने वो किया होगा? क्या उनके एजेंडे में वो था ईरान? मुझे तो नहीं लगता ईरान उस तरह से एजेंडे में था जैसा इन्होंने अब्रप्टली छोड़ा है, या फिर उनका तरीका ही है। देखिए, हर कंट्री की ना अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर हम उसको इंडिया के साथ जोड़ते हैं या फिर अमेरिका के साथ जोड़ते, दोनों का अलग टैक्टिकल सिचुएशंस होंगी। आप ये एक चीज देखिए, मैं जो थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि अमेरिका हमेशा हर लड़ाई से अब्रप्टली बाहर निकलता है, लेकिन इंडिया हमेशा एक हड़बड़ाहट में, लड़ाई को, जल्दबाजी में। हाँ, बिल्कुल, और इंडिया हमेशा किसी भी लड़ाई को एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। पॉजिटिव कंक्लूजन, ये देखिए टैक्टिक्स में ना एक चीज बहुत बड़ी है, टैक्टिक्स कभी किसी के बाप की नहीं होती है। आपकी टैक्टिक्स भी अच्छी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और जो आइडियाज आते हैं वो हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। जो टैक्टिक्स में आइडियाज होते हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। अब करते हैं भारत की। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाले जवाब को देना शुरू किया था, तो उस जवाब का सबसे बड़ा हमारा हमने जो ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, वो ये होगा कि हमें पाकिस्तान के किन किन ठिकानों पर अटैक करना है, कौन सी जगहों पर हमारे मेन टारगेट हैं, उन टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें क्या करना है, पाकिस्तान का हमारे खिलाफ काउंटर क्या हो सकता है, हमें उसको किस तरह से काउंटर करना है और किस तरह से उसको एस्केलेट करना है। ये सारी चीजें हम ब्रेनस्टॉर्म करे होंगे, क्योंकि जनरली वॉर गेमिंग इस तरह से ही होती है। उन्हें कुछ ना कुछ सोचा होगा और करा होगा। लेकिन इंडिया ने हर चीज, देखिए इंडियन मिलिट्री बहुत प्रोफेशनल है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप भारत की सेना के ऊपर, बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में डालते हैं, मैंने कई बार देखा, हम तो हमारी देश की सेना के ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, हमारे देश के सैनिक क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, यूं ही खर्चा कर रहे हैं। देश का सैनिक बैठकर जंगल के अंदर हमेशा वॉर गेमिंग करता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा कभी कोई इवेंचुअलिटी आए और हमें ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत पड़े, तो हम उसमें से एज ए विनर बाहर आए, एज ए लूजर नहीं। यहां से आपको अपनी मिलिट्री का प्रोफेशनलिज्म समझ में आना चाहिए कि कितनी प्रोफेशनल मिलिट्री है, कि हमेशा जो उसने टारगेट्स डिसाइड किए उनको अचीव किया, और उनको अचीव करने के बाद कंक्लूड किया, और अपनी शर्तों के ऊपर उस ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सीज फायर कराया। यहां पर इंडियन मिलिट्री बहुत से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया ने पहले पाकिस्तान में सारे के सारे जो उनके ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए, पाकिस्तान ने जवाब में कार्रवाई करी, इंडिया ने फिर उन जगहों पर एंटिसिपेट किया कि पाकिस्तान कहां से कर रहा है, इंडिया ने वहां पर फिर फायरिंग करी और मिसाइलें दागी और पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले कि 7 गिरे, 6 गिरे, 8 गिरे, पाकिस्तान के 10 से 11 गिरे होंगे, लेकिन कोई नहीं बताएगा। इंडिया का एक भी नहीं गिरा, 26 जनवरी पे आपने देख लिया। तो यहां से समझ में आता है कि मिलिट्री कितनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ती है। अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री, उनकी सेनाएं बहुत ज्यादा एडवांस हैं, बिल्कुल है, लेकिन आर्मी में एक बात बड़ी क्लियर बोली जाती है, वेपन आपका लेजर भी हो सकता है, आपका चाकू भी हो सकता है, लेकिन उसको जो चलाने वाला इंसान होता है ना, जो उसके पीछे है, वो मैटर करता है, उसके अंदर दिल कितना है। आप कुछ भी दे दीजिए उसको, लेकिन जो उसके पीछे बैठा बंदा है ना, उसके दिमाग में टैक्टिक्स क्या चल रही है, उसके दिमाग में अल्टीमेट गोल क्या है, वो किस तरह से उसको अचीव करेगा। अगर वो बंदा उसको अचीव कर पा रहा है तो वो सक्सेसफुल है। तो इंडिया बिल्कुल, जो हमारा देश हमारे ऊपर जो भी चीजें व्यय कर रहा है, हमारे पर खर्चा कर रहा है, वो सारा का सारा इंडिया के जो मिलिट्री है उसको बिल्कुल सही जगह पे यूटिलाइज करवा रही है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। कुछ भी बोलिए, मिलिट्री है बिल्कुल बहुत एडवांस है, सुपर पावर है बिल्कुल है, लेकिन एब्रप्टली बाहर निकल रहे हैं, यानी उनकी टैक्टिक्स ही वो है। तो ऐसी टैक्टिक्स के साथ आपको ऐसे समझौते करने पड़ेंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे दिखाना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं, वरना आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमेरिका अगर अब्रप्टली किसी भी कंट्री को, हड़बड़ाहट में किसी कंट्री को नहीं छोड़ता है, तो वो कैसे निकलेगा बाहर? वो कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने अपने पैर ऐसे फैला दिए हैं हर जगह पे। आप जाके हर जगह फैल जाओगे
तो आप वहां से निकलोगे कैसे? आपको हमेशा लड़ाई को खत्म शुरू करने के साथ साथ उसको खत्म करने की भी टैक्टिक्स आनी चाहिए, वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। जब इंडिया 1971 में 16 दिन के अंदर एक लड़ाई को खत्म कर सकता है, तो यहां से समझ में आता है कि मिलिट्री पावर होती क्या है। यहां से समझ में आता है मिलिट्री पावर सिर्फ सुपर पावर होना नहीं होता है, स्ट्रेटेजी होती है। उसको टाइम से ग्राउंड के ऊपर मटेरियलाइज करना होता है, वो चीजें हैं। और जब हम बोलते हैं ना कि अभी आप जैसे बोल रहे थे कि अमेरिका इतना बड़ा देश है और उसकी मिलिट्री बाहर निकल रही है और वो कैसे स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों का एक ही जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर और ईरान। इन दोनों ऑपरेशंस को अगर आप देखोगे तो एक ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल दिखाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर, और एक ऑपरेशन हमेशा ऐसा दिखाया जाएगा कि जो कि अब्रप्टली हड़बड़ाहट में बंद कर दिया गया 60 दिन के सीज फायर के साथ। लेकिन भारत ने जो सीज फायर करा पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो सीज फायर 1 साल के बाद भी चल रहा है और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर वो कुछ कर पाए। उसने पहले आप देखिएगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, पाकिस्तान में जब भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे हमेशा इंडिया का जो बॉर्डर था गर्म होता था। इस बार उल्टा हुआ है। बोलते हैं ना कि जो छाछ का जला होता है, जो दूध का जला होता है, वह छाछ को ही फूक फूक के पीता है। उसे पता है कि अगर उसने कुछ हिमाकत दिखाई तो उसके साथ क्या होगा। अब वो सारी की सारी चीजें अफगानिस्तान बॉर्डर पे चली गई हैं। इसलिए हर तीसरे दिन चौथे दिन आपको हाँ, दिखेगा शिफ्ट हो कि वहां गया है, पे उनकी शिफ्ट हो एयरफोर्स गया है। वहां पे एक्टिव है। तो ये चीजें हैं, इससे पता चलता है स्ट्रेटेजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है। और मिलिट्री पावर का मतलब सिर्फ सुपर पावर होना नहीं होता है, एडवांस वेपन होना नहीं होता है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे जमीन के ऊपर मेटलाइज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। विकास सर, जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं उसी समय क्या हुआ कि ट्रंप ने, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनको लेकर ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया जो है मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरी जा रही थी। अब उस पर जॉर्जिया मेलोनी ने रिप्लाई कर दिया है। ये हाल है, ये हाल है यूरोपीय देशों का और अमेरिका का। अब मैं इस पर, अब खुद अब उसने बताइए मतलब। अब उसने रिप्लाई कर दिया है कि मैंने कब बोला फोटो खिंचवाने के लिए, और वो ढंग से अपना उधेड़ दिया है ट्रंप को उसने। प्रकाश जी, अमेरिका के ना जो राष्ट्रपति है ना, आज के टाइम में पता नहीं वो धीरे धीरे ना अपने देश की छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमतर करते जा रहे हैं। जो चीजें अनकॉल्ड फॉर होती है, जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है, वो उन चीजों में ज्यादा घुसते हैं। वो अपने आप को एक भी सेकंड लाइमलाइट से दूर नहीं करना चाहते। और जो ये लाइमलाइट वाली कहानी है ना, ये यहीं पे आके रुकती है। आप एक देश के जो लोकतांत्रिक देश है उसकी हेड के ऊपर इस तरह की चीजें डालते हैं, वो भी एक लेडी के ऊपर। तो यहां से समझ में आता है आपकी मानसिकता क्या है। हाँ, ये मानसिकता है एक्चुअल में। अगर एक इंसान आपके साथ खड़ा है, यूरोपियन यूनियन का देश आपके साथ खड़ा है और हर तरह की सिचुएशंस में आपके साथ खड़ा है, और फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, तो यहां पे ये समझ में आता है कि आप उनको नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। या तो आप खुद ऊंचे हैं। सबसे बड़ी खींच तो उनकी एक ही है, ये एमओयू। यहां पे सब कुछ तो उन्होंने ईरान को दे दिया। अब वो खींच निकलेगी कहां पे? वो अपनी ऐसी ही दोस्त जो कंट्रीज है ना, उनकी फ्रेंडली कंट्रीज है उनकी, उन फ्रेंड्स के ऊपर वो ऐसे ही करेंगे। अभी देखिएगा, इंडिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा नीचे किया है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाया है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की हठ धर्मिता है। हठ धर्मी होना अच्छी बात है, लेकिन और जब आप बहुत अभी ज्यादा वाली हठ जो धर्मी मीटिंग हो देखी जाते हैं। होगी आपने, उस मीटिंग में बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएगा पैर पे। भाई जो चीज है, अभी 10 दिन पहले अगर तू गाली दे रहा था या उल्टी सीधी बातें कर रहा था, अभी बोलना भाई, बैठे हुए ना, बोलो। अगला आदमी देखिए तो ऐसे वहां से लोग पीछे चुपचाप सुन बोलते के हैं। चला आएगा, वो तो नहीं बोलता ऐसे। लेकिन आप ये देखो, अरे डार्लिंग आदमी है, तो अरे एंजल जैसा फेस है इनका, किलर आदमी है, टफ निगोशिएटर है, ये सब कुछ बोल दिया सर उसने। उसको ये बोलने की क्या जरूरत है? क्यों बोलता है? ये मत बोल। उसको बोलने की जरूरत इसलिए है कि उसने अभी 10 दिन पहले क्या किया है, यूएस नेवी ने क्या किया है, 3 इंडियन जो मर्चेंट नेवी के नाविक थे, उनको, उन्हें बेकसूर लोगों को
बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनका कोई लेना देना नहीं था उस लड़ाई से, और अनकॉल्ड फॉर वो अटैक था, क्योंकि वो मर्चेंट शिप था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी मिसाइल दागी। फिर भी इंडिया ने बड़े डिप्लोमेटिक तौर पे बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने आज तक उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी है, ना सॉरी बोला है। लेकिन जब इंडिया का प्रधानमंत्री उनके सामने मिलता है, तो उनको पता है कि पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अगर भारत का प्रधानमंत्री उनको उस चीज के बारे में खुले तौर पर बोलता है, तो उसमें उनकी बेइज्जती है। उन चीजों को बचाने के लिए वो ऐसी लाग लपेट वाली बातें करेंगे ही करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को जितना नीचे लेके गए हैं, तो वहां पर वो लाग लपेट की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इंडिया के अच्छे रिलेशंस को कहीं ना कहीं गर्त में पहुंचाना शुरू कर दिया है। और जब बंदा ऐसी बातें करता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लाग लपेट कर रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का ऑरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उससे कभी भी किसी को पीछे नहीं, मतलब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की बातें करते हैं, तो ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उसी वक्त ऐसा कोई जवाब ना मिले जहां पर वो अपना मुंह छिपाने के लिए भी जगह ना देख पाए। सिर्फ इन चीजों और से बचने के लिए अगर ये आप बोल रहे हैं। ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री ने ये बात डिप्लोमेटिक वे में कह दी कि देखो जी, दुनिया भर के लाखों जो सेलिंग कंपनीज हैं और जो सेलर्स हैं वो भारतीय हैं, और उनमें हमारे लाखों नाविक काम कर रहे हैं। दुनिया का चक्का चल रहा है तो भारतीयों की वजह से चल रहा है, और उसमें हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहा उन्होंने। और उसी बातचीत में सामने से ही कहा, और सामने से एक इंडियन रिपोर्टर ने सवाल भी पूछा कि आप इतनी सारी बातें करते हो और अभी सब कुछ कह रहे हो, अभी एक मिसहैपनिंग हुई और ऐसे-ऐसे यूएस फायरिंग में, तो बोल रहा है कि ये बहुत बड़ी मिसहैपनिंग थी और हमारा बहुत रिगार्ड है इंडिया के लिए। मोदी जी बहुत ग्रेट हैं। हम लोग उस पे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या ऐसा इस वजह से भी है जो आप कह रहे थे कि मतलब अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग जगहों पे जो हो रही हैं, उस सबको एक साथ देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जब चीन से गए, जिस तरीके से चीन में जैसे बेइज्जत हुए, तुरंत रुक जो भारत आए और फिर ये मुलाकात हुई। आपको ये भी याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर वाली घटना के बाद पिछली बार भी प्रधानमंत्री, जब मेरे ख्याल से G7 की ही बैठक थी कनाडा वगैरह में, यूएस से बुलाया हम्म, था ट्रम्प ने, मोदी गए नहीं वहाँ। मिलने के लिए बुलाया था कि वॉशिंगटन की आइए, मोदी वहाँ गए नहीं, इनकी तय यात्रा थी वहाँ की, साइप्रस वगैरह की। हम्म, साइप्रस चले गए थे। जर्मनी के एक अखबार में रिपोर्ट भी किया था कि व्हाइट हाउस से कई फ़ोन जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन मोदी अटेंड नहीं कर रहे हैं कॉल। और फिर ये बैकग्राउंडर बनाया गया, पीछे टीम्स लगी होंगी, बाकायदा बताया गया होगा कि भाई साहब एक मुलाकात तो ज़रूरी है, और फिर ये मुलाकात हुई है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि फिर फ़ोन कॉल वगैरह भी शुरू हो गया। ट्रम्प ही फ़ोन कर रहे थे और मोदी जी लिख भी रहे थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, और उस दौरान माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड, ये सब कुछ नहीं लिखा जा रहा था, सीधा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का कॉल आया और हमारी बातचीत हुई। तो ये बैकग्राउंडर तो ये समझ में आ रहा था कि एक मीटिंग के लिए वो यूएस को ज़रूरत थी। वो एक मीटिंग चाह रहे थे दोनों ही शीर्ष नेताओं की, वो वहाँ G7 में हो गई, और वहाँ कुछ भी अनाप-शनाप ट्रम्प जो नहीं हुआ। करते हैं वो नहीं कर सके, और वही मुझे ये लगता है कि ये भारतीय टीम की जो है बड़ी कामयाबी है कि भई जिस तरह का बिहेवियर है उस व्यक्ति का, दुनिया के नेता तो मिल ही नहीं रहे हैं सर, कोई मिल ही नहीं रहा है। अभी आपकी अब इसी बात उसको को मैं कर रहा हूँ, जब मुझे वो लगता है कि जी, जॉर्ज अपने हाँ सर। इटली की जो स्टेट हेड हैं, उनको वो क्या बोल रहे हैं? जॉर्जिया मेलोनी को क्या बोला उन्होंने कि वो तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मरी जा रही है। यहां से समझ में आता है हाँ, कि हाँ, वो बंदा अब मुंह फट है। जॉर्जिया कह रही है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल। फैब्रिकेटेड हैं, और ट्रम्प अपने अलाइज के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिमाग में ना एक इंसान हमेशा दो तरह की तस्वीरें लेके चलता है। उसे ये लगता है कि अमेरिका हमेशा सुपर पावर है और रहेगा। देखिए, आज वो सुपर पावर है, लेकिन आज से 200 साल पहले कोई और सुपर पावर था।
आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी-जल्दी इवॉल्व हो रहा है चीज़ें, बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं। जब आप अभी बात कर रहे हैं कि चाइना से ट्रम्प आए, बेइज्जत होके बाहर चले गए। बिल्कुल भाई, बेइज्जती हुई उनकी और बाहर गए। इसीलिए जेडी वेंस इंडिया में आए। उन्होंने अपनी करतूतें अलग करी, मान लिया हमने। लेकिन कहीं न कहीं वो जो आइस जमी हुई थी पिछले 1 डेढ़ साल से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसको उनको ब्रेक करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ आके सारी चीज़ें सेट हुई, बातें हुई, उसके बाद जयशंकर जी गए, उन्होंने चीज़ों को कहीं न कहीं मेल्ट डाउन किया है, आइस को मेल्ट डाउन किया है, अब जाके जी7 में ये बातें हुई हैं। देखिए जी7 में भी जो बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर या फिर बहुत ज़्यादा घनी बातें नहीं हुई हैं, सिर्फ टू द पॉइंट बातें हुई हैं। अब उसमें बंदा ये बोलता है ही इज़ अ डियर फ्रेंड और ही इज़ अ वेरी किलर काइंड ऑफ थिंग और ये वो ये सारी की सारी लाग-लपेट हाँ, की हाँ, चीज़ें हैं। उस सब का तो कोई ये वो मतलब है चीज़ें नहीं, हैं बेकार की बात है। हाँ, कि ना मैं सीधा तो बात करूँगा नहीं, या तो मैं इधर करूँगा या मैं उधर करूँगा। बीच की बातें मैं करूँगा ही नहीं। जो सही बात है उन्होंने ऐसी कौन-सी बातें करी? अगर हमारे 3 जो नाविक मरे, उनके बारे में उन्होंने क्या बोला? इट वाज़ अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट। अरे भाई अनफॉर्च्यूनेट था तो करा तो तुमने ही है, गलती तो तुम्हारी थी ना। देखिए इन चीज़ों पर मैं इन चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स डिफरेंट है, देश की बात अलग है। अगर एक देश का ना यहीं पे अगर 3 अमेरिकन होते ना, ये दुनिया के पीछे पड़ जाते ये लोग। पूरी दुनिया में हा-हुल्ला शुरू हो जाता। लेकिन ये इंडियंस थे, इसलिए इन लोगों ने ये किया। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है ना, कुछ जेस्चर जो भी कुछ जेस्चर्स भी आ रहे हैं, जो देखने में आ रहे हैं। देखिए, उन जेस्चर में से कोई एक ऐसा जेस्चर भी होगा कि आप मेरे देश के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हैं सुपर पावर बिल्कुल, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप भारत के जो नागरिक हैं, जो बेकसूर नाविक हैं, आप उनके ऊपर मिसाइल से हमला नहीं कर सकते। बेशक आपका एम उसका इंजन रूम था, लेकिन आपने वहाँ पे लोगों को मारा है। और सबसे बड़ी बात जो डिस्ट्रेस कॉल आई उसको भी इन लोगों ने ज़्यादा आंसर नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो इन्हीं चीज़ों की जो चीज़ें वो थी ना, ये सारी चीज़ें निकल के वहाँ पहुँची हैं। वहाँ उन देखिए इट वाज़ अ फेस सेविंग। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अमेरिका कुछ ही बोले, इट वाज़ अ फेस सेविंग फॉर देम कि इंडिया जी7 में मिले और उनको कुछ ज़्यादा ना बोल दे। तो वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे लाग-लपेट वाली कि कुछ उनके ऊपर ना आ जाए, उनके फेस को कुछ खराबी ना हो, कुछ गलत ना दिखे। वो सिर्फ़ सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखा के निकल लिए। लेकिन फिर में भी लास्ट में उन्होंने कांड कर ही दिया, इटली वाला जो भी आपने बताया। तो ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं और ये लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार नहीं है। ये चलता रहेगा। बहुत-बहुत शानदार बातचीत रही विकास सर। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विकास सर बहुत सारा काम तो देश के लिए कर ही रहे हैं, पहले भी किया है और ये भी देश सेवा ही है, जो कर रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं डिफेंस से मुतल्लिक। सर का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, बूट्स एंड बॉर्डर्स, वो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, सर ट्विटर पर लिखते भी रहते हैं, हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सर से जुड़िए, सर को जुड़िए, सर का ज़रा हौसला बढ़े, सर ज़रा वीडियोज़ का लेंथ भी बढ़ाएँ, सर थोड़ा और वीडियोज़ की कैपेसिटी बढ़ाएँ कि दिन में 1 आध 2 वीडियो ज़रूर करें। हाँ, सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और लोगों से अपील करने के लिए। देखिए दर्शकों, मैं आपसे अपने मुँह से भी अपील कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। मेरे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करिए, उनको लाइक करिए बिकॉज़ आप देखेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूँगा लेकिन मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आपका साथ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर, जय हिंद।